हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, जो भी आप देख रहे हैं। क्योंकि दो तीन यूट्यूब चैनल है, दो तीन चैनलों पे डलती है वीडियो, मैं किसका नाम लूंगा। चलो, बात ऐसी है भाई। देखो, समझने की कोशिश करो कि जोश के साथ बैठना। जोश के साथ क्यों कह रहा हूँ बैठने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी, शायद 2 घंटे की हो जाए, मे बी कम भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मजा आएगा आपको। आपको समझ में आएगा। पूरी वीडियो देख लेना, ठीक है। कॉपीराइट आपका कंप्लीट हो जाएगा यूजीसी नेट पर्पस के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इंटरव्यू वगैरह फेस कर रहे हो कोई भी, तो ये वीडियो भी देख जाना, ताकि अगर कोई कॉपीराइट से क्वेश्चन पूछे तो वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम पहले हमारे पास बहुत कम है। आपको पता ही है कि हम बहुत शॉर्टेज में चलते हैं टाइम की हमेशा, है ना। तो बात करता है कि ऑथराइजेशन एंड ओनरशिप, पहला टॉपिक हमारा ये है। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। देखो, पहले वाले तो हमने कर लिए, तो पता ही है इसको बात, है ना। तो ऑथराइजेशन की बात करेंगे, और उसके बाद हमारा टॉपिक आता है असाइनमेंट का, ठीक है। मोड्स ऑफ असाइनमेंट करेंगे, और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट करेंगे। इन्फ्रिंजमेंट क्या होती है वो बात करेंगे, ठीक है। इसके अंदर फिर इंजंक्शन वगैरह आती हैं, रेमेडीज वगैरह आती हैं, बेसिकली वो बात करेंगे। और फिर डॉक्ट्रिन ऑफ फेयर डीलिंग है ये, फेयर डीलिंग की बात करेंगे, ठीक है। और फिर हमारा कंसेप्ट हो जाएगा खत्म, और फिर हम पेटेंट लॉ शुरू करेंगे इसके बाद। तो फिलहाल के लिए शुरू करते हैं ऑथराइजेशन एंड ओनरशिप इन कॉपीराइट, सेक्शन 17। तो क्या कहता है कि देखिए, ऑथर जो होता है हमेशा, उसी को हम फर्स्ट ओनर मानते हैं कॉपीराइट का। जो भी पर्सन फर्स्ट टाइम काम कर रहा है, ओरिजिनल वर्क किसी ने किया, म्यूजिक वर्क किसी ने किया, तो जिसने किया हम उसको ही कॉपीराइट का फर्स्ट ओनर मान लेते हैं। जैसे लिटरेरी वर्क की अगर बात करें, लिटरेरी या ड्रामेटिक वर्क के अंदर ऑथर कौन होता है, फर्स्ट ओनर होता है। ऑथर मतलब जिसने वो किया है। म्यूजिकल वर्क में म्यूजिशियन होता है। क्रिएटिव वर्क में आर्टिस्ट होता है। फोटोग्राफी में भी आर्टिस्ट होता है। सिनेमेटोग्राफी में और रिकॉर्ड वर्क में प्रोड्यूसर होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इसके अंदर कौन होता है, क्या डायरेक्टर होता है। नहीं, डायरेक्टर नहीं होता है, प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। इसको कांटा मार देना पेपर में अगर आ जाए तो। वर्क जनरेटेड बाय कंप्यूटर वायरस, तो फर्स्ट ओनर होता है उसका। न्यूज़पेपर, मैगजीन, एनी पीरियोडिक इन इट्स एम्प्लॉयमेंट, इफ देर इज ऑथर क्रिएशन, देन प्रोप्राइटर फर्स्ट ओनर, ओनर, ठीक है। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि देखो, समझने की कोशिश करो कि न्यूज़पेपर, मैगजीन या कोई ऐसी जहाँ पे कोई एम्प्लॉय लगा हुआ है काम करने के लिए, तो उसका प्रोप्राइटर फर्स्ट ओनर होता है, एम्प्लॉय नहीं होता, ठीक है। किसके लिए कर रहा है काम, एम्प्लॉय किसके लिए कर रहा है। अगर मेरे चैनल पे कोई पर्सन मैंने एम्प्लॉय किया है, अगर वो वीडियो डाल रहा है, तो वो किसके लिए डाल रहा है, मेरे लिए डाल रहा है, मेरा चैनल है ना। मेरा चैनल है ना, मैं एम्प्लॉयर हूँ, वो एम्प्लॉय है। ओनर कौन होगा, बेसिकली एम्प्लॉय, ओनर मैं हूँ। जवाबदेही किसकी होगी, मेरी होगी, उसकी नहीं होगी, ठीक है। अगर वो गलत पढ़ा के चला गया, गलत नोट्स दे दिए, कुछ मिस प्रिंट दे दिया, तो किसकी गलती है, मेरी गलती है भाई, मेरी गलती, उसकी नहीं है। सम काइंड ऑफ कंसेप्ट ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। एनी पर्सन पेइंग अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन, कोई अगर वैल्यूएबल कंसिडरेशन पे कर रहा है। मैंने कैमरामैन को पैसे दिए, फोटो खींचो मेरी। फोटो कॉर्नर कौन है, कैमरामैन या मैं हूँ, ठीक है। तो फोटोग्राफ, पेंटिंग, पोर्ट्रेट और सिनेमेटोग्राफिक मेक्स देम रेडी बाय पेइंग एनी पर्सन फर्स्ट ओनर, ठीक है। If there is an employer and made contract of service means in employment some people work, this employer will be owner। ये सेम केस है जो ऊपर बताया मैंने न्यूज़पेपर मैगजीन वाला। सरकार है, सरकार किसी को एम्प्लॉय करती है। एम्प्लॉय करती है मतलब किसी को काम पे रखती है, उससे काम लेती है, कोई टेंडर वगैरह, ठेका वगैरह। काम ओनर कौन है, गवर्नमेंट है, बस। ठेकेदार थोड़ी है। इफ देर इज अ गवर्नमेंट, इट्स ओनर विल बी गवर्नमेंट ऑल द वर्क इज डन बाय एम्प्लॉय। बेशक काम एम्प्लॉय ने किया, लेकिन ओनर कौन है, ओनर रहेगी कौन, सरकार। इफ देर इज पब्लिक अंडरटेकिंग, अच्छा भाई, अगर पब्लिक अंडरटेकिंग है, जैसे आपने देखा पेप्सू, पब्लिक अंडरटेकिंग सर्विस चलती है ना, तो अगर उसकी डायरेक्शन के अंदर काम हो रहा है, तो उस वो भी कौन होगा, फर्स्ट ओनर, पब्लिक अंडरटेकिंग ही होगी इसका फर्स्ट ओनर, ठीक है। इंटरनेशनल, ये पूछ लेता भाई, तुम्हें लग रहा होगा कि क्या फालतू बात पढ़ा रहा है, पूछ लेता है ये, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ही उसका फर्स्ट ओनर होती हैं। दो केस लो तुमसे पूछेगा कि ये किससे इससे रिलेटेड है, क्या किस चीज से रिलेटेड है ये कॉपीराइट से रिलेटेड है, पेटेंट से, ट्रेडमार्क से, याद रख लेना। नीतू सिंह का केस आता है एक, और एक आता है थिगराजन कुमार राजा वर्सेस मैसेज कैपिटल फिल्म वर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2017। बेसिकली केस दो हैं, नीतू सिंह वर्सेस राजीव सुमित्रा, 2018 का केस है। क्वेश्चन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर सेक्शन 17,
के ऊपर चैलेंज हुआ था, ये क्या हो रहा है। तो ये भी याद रखना कॉपीराइट में किस चीज से रिलेटेड है, सेक्शन 17 से रिलेटेड है। क्या बात हो रही है, कॉपीराइटेड लिटरेरी वर्क पब्लिश इन अ बुक इन द नेम ऑफ इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन। तो बेसिकली बात समझने की कोशिश करो, अगर मैंने आज कोई बुक छापी अपनी, आज मैंने बुक छाप ली अपनी, बुक छापने के बाद मेरी कुछ मिस्टेक्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने फेयर लिख रखा था, फेयर की जगह, है ना, ओनर की जगह ऑर्डर लिख रखा था। किसी भाई को हमारे नोट्स इतने पसंद आए, इतने पसंद आए, सोचा कि यार क्यों ना इन नोट्स को मैं ही छाप देता हूँ फिर से। ये मास्टर दे रहा है हमको 900 रुपये में नोट्स, हम देते हैं इसको 400 रुपये में, हमारा फायदा ज्यादा होगा। हमें तो मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमें तो छापने हैं सिर्फ, हमें क्या। तो भाई ऐसा है, कॉपीराइट नाम की चीज इसीलिए बनाई गई थी तुम जैसे लोगों के लिए, जो सोचेंगे कि मास्टर के नोट्स चेप देंगे नु की नु, ठीक है ना। तो ऐसा है, यहाँ पे क्या हुआ, कॉपीराइटेड बुक जो थी, वो पब्लिश की गई, किस नाम से, इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन। और इसको पब्लिश करने वाले कौन थे, पैरामाउंट रीडर पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड थे। इसके अंदर जो सारे राइट्स जो थे वो किसके पास रिजर्व थे, राइट्स थे नीतू मैडम के पास, नीतू सिंह के पास, प्लेंटिफ के पास, नीतू मैम के पास, ठीक है। अब प्लेंटिफ ने ये प्ले ली कि देखो भाई ऐसा है, ये जो बुक डिफेंडेंट ने छापी है, इलीगल तरीके से छापी है, और एज इट इज कॉपी है, बल्कि बुक के अंदर जो मिस्टेक्स हैं वो मिस्टेक भी सेम टू सेम छाप रखी हैं, बताओ। अच्छा, तो क्या कंटेंट किया गया, कंटेंट किया गया कि इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बिटवीन द पार्टीज, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मिसिंग था। कोर्ट ने कहा कि देखिए, इट शुड बी डिस्टिंग्विश बिटवीन फेयर यूज प्रोविजन एंड वर्क फॉर कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड फॉर कमर्शियल पर्पस। कोर्ट ने कहा कि देखो, फेयर यूज का जो प्रोविजन तुम यहाँ पे लगाना चाह रहे हो, कि हमने तो फेयर यूज किया है, तुमने फेयर यूज नहीं किया। फेयर यूज करता कोई पर्सन पता कैसे, अगर उस बुक को पढ़ रहा है, बुक को पढ़ने के बाद उसमें से शॉर्ट नोट्स बना लिए और खुद के पर्पस के लिए यूज कर रहा है, या फिर उसने एक यूट्यूब पे वीडियो डाल दी उस बुक से, कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड पोर्शन जो काफी लोगों को समझ नहीं आ रहा था, और नीचे उसको क्रेडिट्स भी दिए कि ये नीतू मैडम की बुक है, वहां से मैंने कॉपी किया। मान सकते थे कहीं ना कहीं कि फेयर यूज के अंदर आ जाता है। लेकिन ये क्या कर रहे हो आप, पूरी की पूरी बुक छाप रहे हो, मिस्टेक्स भी साथ साथ के साथ छाप रहे हो, और फिर कहते हो कि नहीं नहीं ये तो भगवान की मर्जी है, फेयर यूज था, ऐसा नहीं चलेगा भाई, ठीक है। कोर्ट है वो। तो हेल्ड क्या हुआ, डिफेंडेंट आर सेलिंग बुक टू द स्टूडेंट्स आफ्टर कॉपिंग स्टडी मटेरियल, इट अमाउंट्स टू कमर्शियल एक्टिविटी एंड कैन नॉट बी डीम्ड टू बी फेयर यूज। समझ गए, वही मैंने बताया आपको। उन्होंने कहा कि डिफेंडेंट जो है वो बुक को सेल कर रहा है, कॉपी बना बना के स्टडी मटेरियल की, और ये जो स्टडी मटेरियल की कॉपी बना बना के बेच रहे हैं ना भाई, बेच रहे हैं, ये कमर्शियल एक्टिविटी है और उसको फेयर यूज नहीं बोल सकते हम, ठीक है। प्लेंटिफ एम्प्लॉयमेंट देयर एग्रीमेंट इज एब्सेंट, हेंस प्लेंटिफ वाज हेल्ड टू बी ओनर ऑफ कॉपीराइट। इनके अंदर कोई इनका एग्रीमेंट भी नहीं था कि भाई इसने इससे छपवाई हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। ओनर कौन है, प्लेंटिफ को ही माना गया। हेंस टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर नॉट इंपॉर्टेंट, सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज लाइबल टू पे कंपनसेशन। अब जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी इसके अंदर, जिसने भी ये छापा, कर्मकांड किया, उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, नीतू मैडम को, है ना। पानी पी लेता हूँ, गला बहुत सूखा है। मुझे लगता है तबीयत खराब होने वाली है, क्योंकि सर्दियों के दिन आने वाले हैं, ऑलमोस्ट आ गए हैं, और पानी की इतनी प्यास लग रही है जैसे जून जुलाई में बैठा हूँ एसी ऑन करके, है ना। तो भाइयों जी, हमारा एक टॉपिक हो गया है, और बहुत मुझे खुशी हो रही है बताते हुए। इसी स्पीड से अगर मैं चला तो मुझे नहीं लगता कि 2 घंटे लगेंगे, मुझे लगता है 1 घंटे में ही सारा सिलेबस हो जाएगा, और जितनी जल्दी होगा उतना आपका फायदा, ठीक है। असाइनमेंट की बात कर लेते हैं, असाइनमेंट क्या है, देखिए, असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, असाइनमेंट क्या होता है। हम कहते हैं ना कि ड्यूटीज आर असाइंड टू मी, तो मतलब मुझे ड्यूटी असाइन की गई किसी के द्वारा, है ना। असाइनमेंट, क्या कॉपीराइट भी दिया जा सकता है, समझते हैं। असाइनमेंट मीन्स ओनर ऑफ कॉपीराइट जनरेट wealth by using his monopoly right over his work. So agreement of copyright means transfer of copyright for mutual benefit. बेसिकली असाइनमेंट का मतलब है जब कॉपीराइट का ओनर, क्योंकि वो उसी का राइट है उसके ऊपर, मेरी जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ इसका राइट किसके पास है, मेरे पास है। मैं इससे एक वेल्थ जनरेट कर रहा हूँ, पैसे जनरेट कर रहा हूँ यूट्यूब के थ्रू, ठीक है। और मोनोपोली कैसे है, कोई और नहीं कर सकता। क्यों, नेगेटिव राइट है मेरे पास। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कॉपीराइट एक हमारे पास नेगेटिव राइट होता है,
कि मैं दूसरों को प्रोहिबिट कर सकता हूँ कि तुम लोग नहीं कर सकते, मैं ही कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरी वीडियो है, मैं इसका ओरिजिनल ऑथर हूँ। तो ये असाइनमेंट है। सो एग्रीमेंट ऑफ कॉपीराइट मीन्स, क्या मतलब है इसका? ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट। क्या मैं अपना ये राइट किसी को ट्रांसफर कर सकता हूँ म्यूचुअल बेनिफिट के लिए? सपोज कल को एक बड़ा चैनल है यूट्यूब पे, अमिका जिनस से कोई बड़ा चैनल है XYZ, लॉ ही पढ़ाता है वो भी, उसके सब्सक्राइबर्स मुझसे ज्यादा है। मेरे तो आज आपके प्यार से अभी तक 3 साढ़े 3 हजार हो रहे हैं। लेकिन देखते ही देखते अगर कोई मान लो 10 लाख वाला पर्सन हो, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए मैं अपनी वीडियोस उसको दे दूं, मुझे भी कुछ बेनिफिट हो रहा है और उसको भी बेनिफिट हो रहा है क्योंकि उसको यूजीसी का नेट का कोर्स मिल रहा है फ्री में। तो अगर ऐसा है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट हो रहा है यहाँ पे? बेसिकली मान के चलो कि ऐसे तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। हम ये मान के चलते हैं कि वो जो दूसरा पर्सन है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, मेरा ही है। ठीक है, तो फिर देखो असाइन होते हैं कि नहीं। अब ओनर कैन शेयर कॉपीराइट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, शेयरिंग ऑफ राइट इन टू वेज। अब ये समझना है कि तरीके कौन से हैं, किन तरीकों से शेयर कर सकता है, अपना असाइन कर सकता है। तो देखो भाई, सबसे पहले समझने की कोशिश करो टू वेज कौन कौन सी हैं। ठीक है, पहला तो है असाइनमेंट और दूसरा है हमारा लाइसेंस। अब जो असाइनमेंट है ना, ये भी आगे डिवाइडेड है फर्दर टू पार्ट्स में। पहला है एक्ट ऑफ पार्टीज और ये है ऑपरेशन ऑफ लॉ। आई होप कि इस वीडियो में मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ दिखने वाला नहीं है, मुझे याद आ गया था लेकिन ये। और फिर एक्ट ऑफ पार्टीज जो है ये भी डिवाइडेड है आगे फर्दर टू पार्ट्स में। कैसे? एग्रीमेंट और लाइसेंसिंग। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये चार्ट बन गया है यहाँ पे। तो फर्स्ट इज असाइनमेंट, है असाइनमेंट, ठीक है। दूसरा लाइसेंस, लाइसेंस है, ठीक है। अब एक्ट ऑफ पार्टीज कहता है असाइनमेंट आगे दो पार्ट में फिर डिवाइडेड है, असाइनमेंट फिर डिवाइडेड है आगे दो पार्ट में, एक ये रहा एक ये रहा। कौन सा? एक्ट ऑफ पार्टीज ऑपरेशन ऑफ लॉ, एक्ट ऑफ पार्टीज ऑपरेशन ऑफ लॉ। एक्ट ऑफ पार्टीज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक्ट ऑफ पार्टीज जो है वो फर्दर डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, एग्रीमेंट में और लाइसेंसिंग में। बाय एक्ट ऑफ पार्टी मीन्स ओनर ऑफ कॉपीराइट कैन असाइन हिज एग्जिस्टिंग राइट एज वेल एज फ्यूचर राइट। तो बेसिकली एक्ट ऑफ पार्टीज का मतलब क्या है? कि एक्ट ऑफ पार्टीज का मतलब ये है कि आज के दिन जो कॉपीराइट है, जो आज के दिन उस वर्क का कॉपीराइट है उसको तो कर ही सकता है, साथ ही साथ जो फ्यूचर में अराइज होने वाले राइट्स हैं उनको भी कर सकता है। ठीक, समझ आ गया होगा? ओके, चलो। कैन बी होली और पार्टली असाइंड। देखो भाई, कोई कॉपीराइट है, उसका 50% भी कर सकता है साइन, 60% भी कर सकता है, 100% भी कर सकता है, 10% भी कर सकता है, होली भी कर सकता है कंप्लीटली, पार्टली भी कर सकता है। समझ गए? इट विल डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन असाइनर एंड असाइनी। असाइनर एंड असाइनी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर डिपेंड करता है। असाइनर होगा करने वाला, असाइनी होगा जिसको किया जाएगा। ठीक है, देखो, लॉ का एक बेसिक फंडा है। 99.9% केसेस में एक चीज बताता हूँ आपको क्या होती है। जहां पे EROR आता है लास्ट में, जैसे कि बेलर और कॉर्नर, असाइनर और कौन आता है, ऑफरर। ठीक है, तो ये जहां पे आते हैं और के साउंड आते हैं जहां पे, ये लोग होते हैं करने वाले। क्या होते हैं ये? करने वाले। साइनर मतलब साइन करने वाला, ऑफरर मतलब ऑफर करने वाला, बेलर मतलब बेलमेंट करने वाला। ठीक है, और जिनके पास डबल ई की साउंड आती है, साइनी, बेली, ऑफरी। ठीक है, ये को लोग कौन होंगे? ये लोग होते हैं वो लोग जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, जिनको किया जाता है, जिनको किया जाता है जैसे बेलमेंट, जिनको किया जाता है वो कौन हो गए? बेली हो गए। असाइनमेंट जिनको किया जाता है वो कौन हो गए? साइनी हो गए। ठीक है, आई होप कि आपको ये मजा आया होगा समझ के। जिसको नहीं पता होगा उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, जिसको पता होता होगा तो क्या बकवास कर रहा है। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या होता है? अब देखो, हमने यहाँ पे क्या देखा भैया?
हमने देखा ना ये एक्ट ऑफ पार्टीज, अब हम ऑपरेशन ऑफ लॉ भी देखते हैं। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब आफ्टर डेथ ऑफ कॉपीराइट होल्डर, ठीक है, राइट शैल बी ट्रांसफर टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड दिस राइट विल रिमेन टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 60 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ कॉपीराइट होल्डर। तो हमने कल की वीडियो में देखा था कि कहीं जगह कॉपीराइट कैसे होते हैं, लाइफ टाइम ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर्स। तो ये जो लाइफ टाइम ऑफ ऑथर है ये तो ऑथर ने ही देख लिया है ना। अब इसके अंदर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज होता है, ये ऑथर अपने जीते जी असाइन कर जाए किसी को, 100% कर जाए किसी को कर जाए, वो तो अलग बात है। ये जो जब वो मर गया तो कौन हैंडल करेगा? ऑब्वियस सी बात है कि बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ इसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही हैंडल करने वाले हैं। और इसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैंडल कब तक कर सकते हैं? 60 साल तक कर सकते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट ऑफ असाइनमेंट क्या है? असाइनी इज एंटाइटल्ड टू ऑल राइट रिलेटेड टू कॉपीराइट एंड असाइनी शैल बी ट्रीटेड एज ओनर ऑफ द असाइंड वर्क। जो उनको असाइन किया गया है वर्क, बेशक वो एक्ट ऑफ पार्टी से हुआ हो या वो ऑपरेशन ऑफ लॉ से हुआ हो, उस पर्सन को जिसको असाइन हुए हैं, जिसको हम बेसिकली लॉ की भाषा में असाइनी बोल रहे हैं, वो असाइनी क्या होगा, उसको हम ट्रीट करेंगे कि ये ही ओरिजिनल ओनर है, यही ओरिजिनल ऑथर है, फर्स्ट ओनर हम इसी को मान के चलेंगे, ठीक है। जो भी राइट्स होंगे कॉपीराइट ओनर के उसी को मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। एक बार देख लूं क्या कितना टाइम हो गया। हाँ जी। तो बात हो रही है अब मोड ऑफ असाइनमेंट एग्रीमेंट सेक्शन 19। अब मोड्स क्या है, देखो भाई, वैलिड असाइनमेंट के लिए कुछ कंडीशन है, फॉलो करनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो तुम कौन से सेक्शन को ध्यान रखते हो? कमेंट करके बताना, क्योंकि 5 साल लॉ की है और ये मान के चल रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर एलएलएम में तो हो गई ही, मास्टर्स में, तब जाके ही तुम नेट की तैयारी कर रहे हो सकता है कि तुमने एलएलएम भी कर ली हो। मुझे बताना कॉन्ट्रैक्ट का कौन सा सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ही आ जाता है, पहले 10 में ही आ जाता है। इसको देख के कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कमेंट करके बताना है। तो वैलिड असाइनमेंट की कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि देखो भाई, रिटर्न होना चाहिए, साइन होना चाहिए, ठीक है। दोनों कर ले तो अच्छा है, दोनों ही करेंगे। द काइंड ऑफ राइट टू बी असाइंड, किस प्रकार का राइट आप उसको देना चाह रहे हैं वो आपको बताना है। टाइम, कितने टाइम के लिए देना चाह रहे हैं वो बताना है। टेरिटोरियल एक्सटेंट शेल बी मेंशन्ड, किस हद तक, किस एरिया तक, किस टेरिटरी तक देना चाह रहे हैं वो आपको बताना है। इफ अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज पेएबल कैन बी मेंशन इन इट इफ रिक्वायर्ड। तो देखो भाई, अगर उसके अंदर तुम उससे कुछ रॉयल्टी पे करवा रहे हो या ले रहे हो, तो वो जो रॉयल्टी फीस है उसका अगर तुम मेंशन करना चाहते हो और पॉसिबल है कि तुम कर सकते हो, कुछ जगह होती है जहाँ रॉयल्टी तुम मेंशन ही नहीं कर सकते, तुम्हें पता ही नहीं कितना कुछ आएगा, ठीक है। उस जगह पे तो अलग बात है, जहाँ पे कर सकते हो वहाँ करो, ठीक है। If no time period is mentioned in assignment contract, then it will be for the 5 year, and if no territorial extent for the whole of India। तो बेसिकली समझने की बात ये है, ये क्वेश्चन आता है, मान लो वो तुमसे पूछेगा कि एक ए ने बी के साथ असाइनमेंट किया, ये किया वो किया, हार्ड से हार्ड बनाएगा तो ये पूछेगा कि अगर तुम ये बताओ कि भाई उसके अंदर ना तो उसने कोई टाइम मेंशन किया ना उसने टेरिटोरियल एक्सटेंट मेंशन किया, तो क्या मान के चले? तो मान के चलो भैया कि टेरिटोरियल एक्सटेंट तो उसका होल ऑफ इंडिया ही है, पूरे देश में लागू होगा। टाइम की बात अगर नहीं करी उसने तो टाइम रहेगा हमारा 5 साल के लिए। जो हमने राइट असाइन किए हैं, रमेश ने जो सुरेश को असाइनमेंट किया है कॉपीराइट का, उसमें टाइम मेंशन नहीं किया था, कितने टाइम तक रहेगा? 5 साल तक रहेगा, ठीक है। वेल एंड गुड। डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट एडवोकेट्स की लाइफ में बहुत प्यारा शब्द है, क्योंकि ये जब होता है तो बहुत कुछ होता है। Assigner shall file a complaint in copyright board for any act or omission, and copyright board shall hold necessary inquiry, and after inquiry if board found that assignees failed to make exercise of right assigned, then copyright board may pass a suitable order।
तो बेसिकली क्या बात हो रही है, कहते हैं कि असाइनर जो है वो एक कंप्लेंट फाइल करता है कॉपीराइट बोर्ड में, कोई भी एक्ट या ओमिशन जो कॉपीराइट, मतलब बेसिकली कॉपीराइट होल्डर ने, असाइनी ने, असाइनर ने कहा था कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ठीक है, तो असाइनर जो है वो एक कंप्लेंट फाइल कर रहा है कॉपीराइट बोर्ड में, और कॉपीराइट बोर्ड क्या कर रहा है, एक नेसेसरी ठीक ठाक सी इंक्वायरी देखता है कि भाई, देखता है कि भाई क्या हो रहा है, और जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, जो कंप्लेंट के अंदर रिटन एलिगेशंस हैं, क्या वो सही है। इंक्वायरी करता है, इंक्वायरी करने के बाद अगर बोर्ड को लगता है कि असाइनी जो है वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने में और अपने राइट्स जो उसको मिले थे असाइन करने में, जो असाइंड हुए थे जो राइट्स उसको, उनमें वो फेल हो गया है, तो कॉपीराइट बोर्ड एक सूटेबल ऑर्डर पास कर सकता है। अब ये सूटेबल ऑर्डर क्या होगा, वो उस असाइनमेंट को रिवोक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वो कह सकते हैं कि जो भी आपने रॉयल्टी पे की है, ओके, तो जो भी आपने रॉयल्टी पे की है, ही में ऑर्डर फॉर रिकवरी ऑफ एनी रॉयल्टी, तो जो भी उसकी रिकवरी करवा दो, ठीक है, समझ गए। एक्चुअली मेरी स्क्रीन पे ना एक मैसेज आ गया था जहाँ से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो मेरा ध्यान थोड़ा डाइवर्ट हो गया। मैं इसको फिर से समझाता हूँ, ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ टेक्निकल है नहीं इसके अंदर। बेसिकली कह रहा है कि असाइनर कंप्लेंट फाइल करता है कॉपीराइट बोर्ड में कि भाई देखो, कुछ एक्ट जो असाइनी को करना चाहिए था वो नहीं कर रहा, या फिर जो कुछ नहीं करना चाहिए था वो कर रहा है ओमिशन, ठीक है। कॉपीराइट बोर्ड बोर्ड क्या करता है कि इंक्वायरी बिठाता है, इंक्वायरी में देखता है कि जो असाइनी को जो बेसिकली काम करने के लिए कहा गया था, क्या वो कर रहा है। अगर कर रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहा है तो एक सूटेबल ऑर्डर पास करेगा। सूटेबल ऑर्डर कैसा होगा, वो रिवोक कर सकता है असाइनमेंट के पूरे एग्रीमेंट को, ठीक है। अगर कुछ रॉयल्टी पे करवानी थी तो वो उसकी रिकवरी करवा सकता है, बस इतनी सी बात है। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट सेक्शन 51। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट सेक्शन 51, बात क्या हो रही है, देखो भाई, ये हमारा जो है ये लास्ट पोर्शन सा है, ठीक है, और यहीं पे हमें लगने वाला है टाइम, अदरवाइज हमें टाइम टू कुछ लगने वाला भी नहीं था। बहुत इजी कंसेप्ट है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। तो बेसिकली इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है हनन करना। क्या करना, खनन करना नहीं भाई, हनन करना, हनन करना। मैं कहता हूँ मेरे फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं, मतलब मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। तो बेसिकली अगर मैं कह रहा हूँ कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, तो मतलब मेरे कॉपीराइट का हनन हुआ है, टेक्निकली स्पीकिंग। तो अब मुझसे पूछ रहे हैं कि इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, अभी तो बताया। इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 51, ठीक है। अ कॉपीराइट इन अ वर्क शैल बी डीम टू बी इन्फ्रिंज्ड। कब कहेंगे हम उसको कि ये इन्फ्रिंज्ड है कॉपीराइटेड वर्क, व्हेन एनी पर्सन विदाउट लाइसेंस contravenes the condition of license or does anything against the exclusiveness right of owner, okay। बेसिकली अगर तो मैं आपको लाइसेंस दे रहा हूं कोई पर्टिकुलर एक्ट करने का और आप कर रहे हैं, फिर तो मैं नहीं कह सकता कि आपने मेरे कॉपीराइट का हनन किया, इन्फ्रिंज किया। मैंने आपको कोई असाइनमेंट नहीं किया, कोई आपको लाइसेंस नहीं दिया, आप मेरे लीगल हायर्स नहीं हैं, मैं अभी जीवित हूँ, लाइफ टाइम मेरा चल रहा है, कॉपीराइट का ओनर, फर्स्ट ओनर मैं हूँ, आप फिर भी कर रहे हैं, फिर भी आप मेरी नोट्स बेच रहे हैं कॉपीज बना बना के, तो ये क्या है, ये इन्फ्रिंजमेंट ही तो है। इसी को तो इन्फ्रिंजमेंट बोला जाता है, ठीक है। परमिट्स फॉर प्रॉफिट एनी प्लेस टू बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन ऑफ वर्क टू द पब्लिक, और मेक फॉर सेल और हायर और डिस्ट्रीब्यूट्स फॉर ट्रेडिंग पर्पस। देखो समझने की कोशिश करो, किस पर्पस के लिए, ट्रेडिंग पर्पस, एग्जिबिट इन पब्लिश फॉर ट्रेड और इंपोर्ट इन इंडिया एनी इन्फ्रिंजिंग कॉपीज ऑफ वर्क। बेसिकली प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए उसको पब्लिक में कम्युनिकेट कर रहा है, तो कहूंगा मैं कि भी इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, ठीक है। तुम बेच रहे हो, तुम किराए पे दे रहे हो, तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ट्रेडिंग के पर्पज से, तुम पैसे कमाने के पर्पज से कर रहे हो ये सब, तुम जानबूझ के इसको इंपोर्ट करवा रहे हो या एक्सपोर्ट करवा रहे हो, एग्जिबिट इन पब्लिश फॉर ट्रेड और इंपोर्ट इनटू इंडिया, तुम किसी भी तरीके से बाहर की कॉपीज इंडिया में ला रहे हो किसी वर्क की, ठीक है, कॉपीज लेके आ रहे हो, क्यों लेके आ रहे हो, उसको ट्रेड के पर्पज से, पैसे कमाने के पर्पज से, इन्फ्रिंजमेंट है, बिल्कुल इन्फ्रिंजमेंट है, ठीक है। केस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तुमसे पूछेगा ये केस किससे रिलेटेड है, तो तुम्हें ये तो बताना है ही है कि कॉपीराइट से रिलेटेड है, वो तो पूछेगा ही नहीं, वो तो उसको पता है कि तुम्हें पता है, ठीक है।
तुम्हें क्या बताना है? तुम्हें बताना है कि भैया ऐसा है दोस्त, ये जो केस है ना, ये केस है हमारा इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड। सुपर कैसेट्स इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस माई स्पेस 2011 का केस है। देखो, अब ये तो इसके अंदर ही कवर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या कवर नहीं है इन्फ्रिंजमेंट के अंदर। हमने ये देख लिया कि इन्फ्रिंजमेंट के अंदर कवर क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि कवर क्या नहीं है, किसको हम नहीं बोलेंगे कि इन्फ्रिंजमेंट हुई है। importing of one copy of any work for private and domestic use of importer। जो भी पर्सन उसको इंपोर्ट कर रहा है, उसकी कॉपी इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट का मतलब बाहरले देश से ही आई होगी, ठीक है। किस पर्पस के लिए कर रहा है? खुद के पर्पस के लिए, घर पे यूज करने के लिए, डोमेस्टिक यूज करने के लिए कर रहा है, प्राइवेट यूज करने के लिए कर रहा है। कोई भी कॉपीराइट वायलेशन नहीं हो रहा है। चलो इंपोर्ट वाली बात को छोड़ दो एक टाइम के लिए, समझो। बब्बू मान का कोई गाना है, मैं अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में लगा देता हूँ कि भाई इसकी रीच बढ़ जाएगी यूट्यूब पे। ट्रेड पर्पस है, कमर्शियल पर्पस है, क्या मेरा इंडिविजुअल यूज है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे कॉपीराइट मिलेगा, 100% मिलेगा, मिलना भी चाहिए, मेरे काम ही ऐसे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, सोच के बताना, वही चीज मैंने अपने प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक पोस्ट लगाई, बढ़िया सी थार रॉक्स के अंदर गाड़ी के ऊपर खड़ा हूं मैं, छत में सनरूफ में से निकल के, और बब्बू मान को गाना लगा दिया, ठीक है, वहां पे कॉपीराइट मिलेगा? कमर्शियल पर्पज ही नहीं है, कॉपीराइट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। मोनेटाइज नहीं होता ना वो। वहाँ तो ब्रांड मिलते हैं, ब्रांड ही नहीं आ रहे हमारे पास, बच्चे ही नहीं है, फॉलोअर ही नहीं है। कितना ही भाई ट्राई कर लो, कितना ही अच्छा पढ़ा लो, लोग बहुत मिलते हैं अभी भी, सराहने वाले भी बहुत मिलते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसे भी कहते हैं कि जो सो कॉल्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं मार्केट में उनसे आप बहुत बेहतर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये भी कह के चले जाते हैं, जिनकी कोई मतलब पैरामीटर्स तो है नहीं, ना ही कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस है कि भाई तुम्हें क्या बोलना है क्या नहीं। उनके अंदर खुद भी अंदर सिविक सेंस नहीं है, उनको ये भी नहीं पता कि हम बोल क्या रहे हैं बेसिकली। तो लोगों को देखो, बोलने वालों का तो मुंह हम पकड़ नहीं सकते, कुछ भी बोलते हैं वो तो, है ना। और उन पे कॉपीराइट भी नहीं लगता। एक्चुअली ये जिन्होंने गालियां बनाई, जिन्होंने ये डाउनग्रेड करने के कुछ शब्द बनाए, इनका भी कॉपीराइट होना चाहिए था ताकि इनके बजाय अगर कोई और थ्रेट और भावना से यूज करे ना, देखो मजाक में यूज कर रहा है वो तो अलग बात है, दोस्तों में जो यूज कर रहे हैं वो अलग बात है। अगर कोई किसी को डाउनग्रेड करने के पर्पज से कर रहा है तो तभी कॉपीराइट स्ट्राइक आ जानी चाहिए थी इनके ऊपर, ऐसा हो जाना चाहिए था। लेकिन एनी हाउ, हमें क्या मतलब है उस चीज से। अभी रिसेंटली मैंने एक हरियाणा एडीए पे एक वीडियो बनाई थी, और मैंने उसमें अंदर कुछ गलत नहीं बोला। मैं फिर भी अभी अभी भी वही बात कह रहा हूँ कि मैंने उसके अंदर कुछ गलत नहीं बोला। मैंने सिर्फ ये बोला कि देखो, हरियाणा एडीए का सिलेबस जो था, वो सिलेबस था जीके जीएस, जो अब की बार आया था 2025 में। प्रिलिमिनरी एग्जाम है, लॉ का एग्जाम है, कल को आपको प्रैक्टिस करनी है, जजेस के सामने खड़ना है। मैं बोर्ड के साथ, एचपीएससी के साथ, पूरा कमीशन के साथ पूरा सद्भावना रखता हूँ कि जीके जीएस होनी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप 100% ही जीके जीएस डाल देंगे। ये बात मैंने तब भी कही थी जब जजमेंट नहीं आया था, आज जब जजमेंट आ चुका है तब भी मैं यही बात कह रहा हूँ। इसके अंदर जो मुद्दा है, जो मुझे टारगेट किया गया, वो क्यों कह रहा हूँ, वो क्या है, वो ये है कि लोगों ने, मैंने एक यूट्यूबर है करण सांगवान सर, उनका नाम लिया, मैंने कहा कि देखो भाई, इसने रिट पिटिशन फाइल की, और जिस दिन इसने रिट पिटिशन फाइल करने की बात की थी, उस दिन का कमेंट सेक्शन जाके देखना लोग, आप उनके चैनल पे, कि लोगों ने उनको पूरा समर्थन दे रखा, पूरा कह रखा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, लगो आप, हम आपके साथ हैं, चंडीगढ़ बुलाओगे चंडीगढ़ आ जाएंगे, हिसार बुलाओगे हिसार आ जाएंगे, जहाँ बुलाओगे आप वहीं आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही जजमेंट आई, जजमेंट में भर्ती को क्वैश कर दिया गया, बिल्कुल कहा कि री नोटिफाई होगी। तो देखो भाई, उस पर्सन ने रिट के अंदर ये नहीं लिखा था कि भर्ती को क्वैश करो, उसने कहा था कि ये जो
सिलेबस है ये एब्सर्ड सिलेबस है, एब्सर्ड सिलेबस को रीजनेबल सिलेबस में कन्वर्ट करो, जस्ट इतनी बात थी। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपना पर्सपेक्टिव क्या ड्रॉ किया, उन्होंने देखा कि भाई कुछ भी देखा हो सकता है, उनकी अपनी रीजनिंग है। अब इस चीज को लेके लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया, आप इनके साथ हो, हमारी फीस रिफंड करा दो, ये वो वैसे वैसे, आपने माइंड वॉश कर दिया। कर दिया तो कर दिया भाई, ठीक है ना। आप भी जाओ, आप भी करा लो माइंड वॉश, हम तो ऐसे ही करते हैं, बुरे लोग हैं हम तो बेसिकली सारी बातें गई भाड़ में, हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पता नहीं मैं क्यों भटक जाता हूँ, जब मुझे कुछ याद आ जाता है तो बात हो रही थी कि क्या इंक्लूड नहीं होता इन्फ्रिंजमेंट के अंदर। तो अगर हम प्राइवेट डोमेस्टिक यूज के लिए कुछ चीज इंपोर्ट करवा रहे हैं, कोई कॉपी, तो उस चीज पे हम कहते हैं कि ये जो है, हम इसको कहते हैं कि क्या कहते हैं हम इसको, कि ये जो है ये इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। ओके, तो इन्फ्रिंजमेंट कब होती है? व्हेन डज इन्फ्रिंजमेंट अकर्स? When an individual or group of individual, either intentionally or unintentionally, uses any copyrighted work without giving creator of work any credit. जब भी कोई पर्सन इंडिविजुअली या ग्रुप में, या तो इंटेंशन के साथ या बिना किसी इंटेंशन के, किसी के ओरिजिनल वर्क को, क्रिएटर के ओरिजिनल वर्क को बिना क्रेडिट दिए यूज कर लेते हैं, तब कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है। आप मेरी वीडियो से मेरी ऑडियो का कोई पार्ट क्लिप निकालते हैं, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, आपने मुझसे नहीं पूछा, आपने मुझसे नहीं बताया, ना ही कोई बताना जरूरी समझा, ना आपने डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक डाला, ना क्रेडिट दिया, कॉपीराइट 100% आएगा। मैं नहीं दूंगा भाई, मैं नहीं देता, मैं अच्छा आदमी हूँ। डालो तुम कमेंट करके, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। तो अब इन्फ्रिंजमेंट जो है ये भी दो टाइप की होती है। तो कौन सी दो टाइप की? एक तो हमारी होती है प्राइमरी, एक होती है हमारी सेकेंडरी। तो प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट के अंदर क्या आता है, ये कब होती है? इट अकर्स व्हेन देयर इज एन एक्चुअल एक्ट ऑफ कॉपिंग एंड नॉलेज ऑफ इन्फ्रिंजमेंट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। जब आप एक्चुअल में कॉपी कर लेते हैं उस काम को, और इन्फ्रिंजमेंट आपको पता ही नहीं है कि भाई कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट है। सेकेंडरी कब होती है? सॉरी। It occurs when it includes unauthorized dealing, like selling the pirated books or importing the material, etc. Knowledge of infringement is must. जब आपको नॉलेज होती है कि भाई देखो ये जो सब्जेक्ट है, जो पर्टिकुलरली जिसके अंदर हम डील कर रहे हैं, ये क्या है, ये इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट यहाँ हो रहा है, और आप अनऑथराइज डीलिंग कर रहे हैं। अनऑथराइज डीलिंग आप किस चीज में कर रहे हैं? आप कोई बुक्स की पायरेसी कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई मटेरियल इंपोर्ट करवा रहे हैं, उसकी कॉपीज इंपोर्ट करवा रहे हैं, आपको पता है कि अनऑथराइज डीलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल नॉलेज है आपको, इन्फ्रिंजमेंट है कॉपीराइट का। तो देखो कॉपीराइट का जो इन्फ्रिंजमेंट है, लाइकवाइज किडनैपिंग और एब्डक्शन, जो हम बीएनएस आईपीसी में पढ़ते थे और पढ़ते हैं, वैसे ही ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है, कंटिन्यूइंग नेचर का होता है, मतलब चलता रहता है, चलता रहता है। एक बार कोई कॉपी छप गई, सर्कुलेशन मोशन में आ गई, फिर वो चलती रहती है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज 3 ईयर फॉर द डेट ऑफ लास्ट इन्फ्रिंजमेंट फॉर फाइलिंग इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। तो बेसिकली ये बात कर रहे हैं यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड की। आपको पता है लिमिटेशन क्या होता है? आई होप आपने सीपीसी के साथ जरूर पढ़ा होगा इसको, ठीक है। नहीं पढ़ा है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि लिमिटेशन पीरियड क्या होता है। जिस दिन आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हुआ, या बेसिकली आपकी नॉलेज में आया कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो चुका है, उस दिन से लेकर अगले 3 साल तक आपके पास टाइम है कि आप कोर्ट में क्लेम फाइल कर सकते हैं, अपना इन्फ्रिंजमेंट के लिए सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है, इसके अंदर हम उन चीज़ों को एक्सक्लूड कर देते हैं, जैसे कि अगर इसके अंदर
कोर्ट हॉलीडेज हैं, संडे है, इन चीज़ों को हम एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, मान लो 3 साल हो रहे हैं ऐसे दिन जिस दिन संडे है या कोई कोर्ट की छुट्टी है या वर्क सस्पेंड है, तो उसको हम मंडे में कंसिडर कर देते हैं। ये भी चीज़ें एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, लिमिटेशन लॉ में कवर आ जाएगी। ठीक है भाई, ओके। इफ infringer intentionally or unintentionally infringes the copyright, then holder has 3 type of remedies. जब इन्फ्रिंजमेंट करने वाला पर्सन इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, जानबूझ के या नेग्लिजेंस के अंदर जाके कॉपीराइट को इन्फ्रिंज करता है, तो होल्डर के पास 3 रेमेडीज हैं। कौन कौन सी रेमेडीज हैं भाई? देखो, पहली रेमेडी है कि सिविल रेमेडी है। पहली है सिविल, दूसरी है पेक्यूनरी, तीसरी है क्रिमिनल रेमेडी, चौथी है सिविल रेमेडी सेक्शन 55 में, जिसको सिविल रेमेडी के अंदर बेसिकली, सॉरी, तीन ही है भाई, तीन ही है, एक दो तीन, और तीसरी तो, चौथी तो है ही नहीं, सिविल रेमेडी ही है। तो सिविल रेमेडी सबसे पहले कॉमन रेमेडी है, इंटरलोक्यूटरी इंजंक्शन हम इसको बोलते हैं। सुना होगा आपने, टेम्परेरी इंजंक्शन भी इसको बोल देते हैं। और बहुत ही देसी भाषा अगर मैं यूज करूँ तो कहते हैं भाई स्टे मिल गया भाई, इस पे तो स्टे ऑर्डर मिल गया हमने तो स्टे ऑर्डर होता है ना, वो होता है स्टे ऑर्डर। ठीक है, फैक्टर्स विच आर कंसिडर्ड बिफोर ग्रांटिंग इंटरलोकेटरी इंजंक्शन, इंटरलोकेटरी ऊपर से स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या है? प्रीमिया फेसाई केस होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, मतलब आप सिविल रेमेडी जब लेने जा रहे हैं, सिविल रेमेडी जब आप लेने जाएंगे, तो वहां पे आपको इंजंक्शन मिलेगी, टेम्परेरी इंजंक्शन। तो टेम्परेरी इंजंक्शन किस चीज में मिलेगी? ये देखेगा ना कोर्ट, क्या देखेगा? प्रीमिया फेसाई केस देखेगा कि क्या केस है, किस चीज पे आपको इंजंक्शन दूं, किस चीज पे, प्रीमिया फेसाई क्या है। ठीक है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। देखो भाई, टेम्परेरी इंजंक्शन क्यों दी जाती है? बहुत, कॉपीराइट को हटा दो साइड में, टेम्परेरी इंजंक्शन का एक कंसेप्ट समझ लो। मान लो एक ए पर्सन है और एक ये हाउस है। ए ये क्लेम करता है कि ये जो हाउस है इसके दादा ने बनाया था, दादाजी ने बनाया था। ठीक है, बी के पास अभी के लिए इसका पोजेशन है, पोजेशन मतलब कब्जा है, बी रह रहा है इसके अंदर, मान के चलो। बी चाहता है कि इस घर को तोड़कर एक नया महल बनाया जाए, यहाँ पे बढ़िया कोठी गाड़ दी जाए, जिसको कहते हैं रैंडवी में कि कोठी गाड़ दी इसने तो तेरी कोठी में बनवा दी चंडीगढ़ शहर में छोरी, वही वाली कोठी चाहते हैं वो यहाँ पे बनाना। ठीक है, अब हुआ क्या कि बी जो है ये इस घर को तोड़ने वाला है। ए कहता है कि ये घर मेरा है और मैं तोड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो मेरे दादा का पुश्तैनी घर है, मैं तो चाहता हूँ इसको धरोहर बनाऊंगा, म्यूजियम बनाऊंगा इसको। हो सकता है भाई, शौक है भाई की। ये भाई जाते हैं भाई कोर्ट में। कहाँ जाते हैं? कोर्ट में। जैसे कोर्ट में जाते हैं तो कुछ बोलते होंगे कोर्ट को बोलते हैं कि जी देखो, टाइटल टूटल बात की बात है, ये घर है मेरा, और अगर ये टूट गया मुझे होगा इरिपेयरेबल लॉस, जो कल को तुम लोग पैसे में तो कंपनसेट करने की सोचना भी मत, होएगा ही नहीं, होगा ही नहीं कभी। मेरे दादा का पुश्तैनी घर है, मेरे दादा कभी के है नहीं यहाँ पे, एक के मतलब, एक के दादा यहाँ है नहीं। ठीक है, अब्रॉड रहते हैं, और मैं क्यों अपने दादा का घर तोड़ने दूं जब प्रॉपर्टी मेरी है तो? अब कोर्ट को लगेगा कि देखो भाई ऐसा है, अगर हमने टेम्परेरी इंजंक्शन नहीं दी, अगर हमने स्टे ऑर्डर नहीं दिया कि भाई घर को मत तोड़ो, अगर हमने ऐसा ना बोला, तो बी तो घर तोड़ देगा। कल को बाई चांस ए ही जीत गया केस, ए का ही पता लगा कि ए का ही घर है, ए के दादा का घर था ये, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इसको कैसे कंपनसेट करेंगे? तो कोर्ट कहता है कि पहले ही बच जाते हैं हम, पहले ही हम टेम्परेरी इंजंक्शन दे देते हैं। तो टेम्परेरी इंजंक्शन, ताकि दोनों पार्टीज इक्वल फुटिंग पे रहे। इसको तोड़ना है 2 महीने बाद तोड़ लेगा, 6 महीने बाद तोड़ लेगा, तोड़ना ही है बी को। अगर जीत गया तो, और नहीं जीता तो फिर ए तो अपना घर लेके चला ही जाएगा वापस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे समझते हैं चीजों को, और इरिपेयरेबल लॉस भी मैंने आपको समझा दिया इसके अंदर ही। ठीक है भैया, तो इंटरलोकेटरी इंजंक्शन जो है,
इंटरलोकेटरी इंजंक्शन कैन इशू 4 टाइप ऑफ इंजंक्शन, ठीक है। इसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ इंजंक्शन आ जाती है हमारी। तो एक आती है हमारी मरेवा इंजंक्शन, दूसरी आती है एंटन पिलर इंजंक्शन, जॉन डियो इंजंक्शन, ये जॉन डियो ऑर्डर भी बोल देते हैं, नॉन विच मिच नहीं विच नॉरविच फार्मास्यूटिकल ऑर्डर। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बात करने जा रहा हूँ। सारा लेक्चर एक तरफ और ये वाला पार्ट एक तरफ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जिन लोगों ने मेरे साथ सीपीसी नहीं पढ़ी उनको तो खैर मैं क्या ही कह सकता हूँ, लेकिन जिन्होंने पढ़ी है उनको पता है कि ये जो इंजेक्शन है हमने काफ़ी डिटेल में सीपीसी के अंदर और एसआरए के अंदर डील कर रखी हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या बात हो रही है। पानी पी लो। मरेवा इंजंक्शन, इनका नाम ही काफ़ी है। डरते हैं भाई, एग्जाम में बच्चे इनसे डरते हैं, जेन्युइनली डरते हैं, हम भी डरते हैं। इट इज़ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ इंटरलोकेटरी इंजंक्शन, इंटरलोकेटरी इंजंक्शन का ही पर्टिकुलर फॉर्म है ये। It restrained the defendant from disposing of the asset which may be required to satisfy the plaintiff's claim. कल को प्लेंटिफ का जो क्लेम है, प्लेंटिफ का क्लेम यहाँ क्या है, प्लेंटिफ का क्लेम है ये घर, ठीक है। प्लेंट कौन डाली, किसने डाली थी, केस किसने फाइल किया था, ए ने। ए फाइल करता है प्लेंट, प्लेंट बन गया प्लेंटिफ, प्लेंटिफ का क्लेम क्या था, ये घर, कि मुझे घर चाहिए। इस घर को डिस्पोज होने से रोकने के लिए, रिस्ट्रेंट करने के लिए, रोकने के लिए डिफेंडेंट को एक ऑर्डर जारी होगा। उस ऑर्डर का नाम होगा, अरे यार मिनरवा मिल्स क्यों बोल रहा हूं मैं, मरेवा इंजंक्शन, ठीक है। मरेवा इंजंक्शन होगी कि भाई देखो यार, उसका एक का घर मत तोड़ो यार, रुक जाओ यार थोड़ी देर, ठीक है। तो ये होगी हमारी मरेवा इंजंक्शन, जो डिस्पोजिंग ऑफ एसेट को रोकती है, ठीक है। समझ गए, इतनी बात समझो। दूसरी, एंटन पिलर्स ऑर्डर, तो पहले तो ये समझो कि आया कहाँ से। बहुत इजी है। तो देखो एग्जामिनर तुमसे ज्यादा एक स्टेप आगे है, तुम क्या सोचोगे कि यार एंटन पिलर ऑर्डर है, एंटन पिलर वाला केस कहीं दिखेगा तो हम उसमें टिक कर देंगे। तुमसे एक स्टेप आगे चलेगा एग्जामिनर, एंटन पिलर सब में आएगा, आगे का चेंज हो जाएगा या फिर ईयर चेंज हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान रख लेना। तो एंटन पिलर केजी वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लिमिटेड 1976। तो देखो भाई, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जो पार्ट पे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। कल को किसी ने अगर मुझे ब्लेम किया कि तेरे पढ़ाई में से क्वेश्चन पेपर नहीं आया, तो एक एक क्वेश्चन को यहाँ मैच करवा के और मैच करवा के और मैच करवाता रहूंगा, बस उससे ज्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है। एंटन पिलर वर्सेस केजी, ओ केजी वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लिमिटेड 1976 से एंटन पिलर इंजंक्शन का बर्थ होता है। क्या कहते हैं उसको, हिंदी का वर्ड नहीं आता, जन्म होता है, चलो। फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स हैं कि देयर वाज अ जर्मन मैन्युफैक्चरर नेम्ड एंटन पिलर, इसको एक्स पार्टे अवार्ड होता है इन इशू इन हिज फेवर टू स्ट्रेंट द यूज ऑफ हिज कॉपीराइट प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है। कॉपीराइट प्रोडक्ट जो है, इसको एक एक्स पार्टे ऑर्डर इशू हो गया था इसके फेवर में, कि भाई जो तेरा कॉपीराइट प्रोडक्ट है, अब उसको कोई यूज नहीं करेगा, उसको रिस्ट्रेंट ऑफ यूज का एक मिल गया था, क्या ऑर्डर। ऑर्डर क्या था, टेक इनटू पोजीशन द इन्फ्रिंज डॉक्यूमेंट कॉपीज एंड अदर रेलेवेंट मटेरियल। तो बेसिकली जो भी इन्फ्रिंज डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट इन्फ्रिंज कर रहे हैं और जो भी रेलेवेंट मटेरियल है, उन सबको काबू कर लो, पोजीशन में ले लो। अब आता है हमारा जॉन डी ऑर्डर। जॉन डियोज ऑर्डर, ये क्या है, इन दिस कोर्ट ऑर्डर टू इंजेक्ट हुएवर मे फाउंड वायलेटिंग द कॉपीराइट इन डॉक्यूमेंट। एक केस आता है इरोज इंटरनेशनल एंड अनदर वर्सेस बीएसएनएल 2016 बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, तो इन्होंने कहा कि भाई उन सबको उठा लो, हु एवर मे फाउंड वायलेटिंग द कॉपीराइटेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जब्त कर लो उनको सबको। वेबसाइट ब्लॉकिंग का क्या है, आरके प्रोडक्शन वर्सेस बीएसएनएल 2012 का केस है, ये वेबसाइट ब्लॉकिंग से इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। एक्स पार्टी इंटरिम इंजंक्शन से रिलेटेड अशोक कुमार ऑर्डर्स हैं। जॉन डियो ऑर्डर हैं जो कहते हैं कि इफ अरे यार क्या है ये, इफ इन्फ्रिंजिंग वेबसाइट्स आर ब्लॉक्ड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, कि बेसिकली जो भी वेबसाइट्स जो हैं जो इन्फ्रिंज कर रही हैं
ठीक है, उनको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ही ब्लॉक कर दें, ज़्यादा बढ़िया है। तो केस की बात कर लेते हैं, इरोज इंटरनेशनल एंड अदर वर्सेस बीएसएनएल एंड अदर्स 2016। मैं क्या बोल रहा हूँ, अदर्स नहीं आएगा ना यहाँ पे। ठीक है सही आया। अच्छा, तुमने देखा कभी वो पहले मूवीज आती थी, तो एक गोल गोल सी पृथ्वी घूम के आती थी टीवी में और उस पे लिखा होता था इरोस। मोरलेस ये वही इरोस है, ठीक है। देर इज अ मूवी, मूवी ढिशुम थी, और ढिशुम ये वरुण धवन वाली नहीं, दूसरी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस में कहा कि जॉन डे ऑर्डर दिया, ठीक है। ऑर्डर में क्या था, ऑर्डर पास्ड फॉर सिलेक्टिव ब्लॉकिंग ऑफ कंटेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ अदर एज वेल एज सेफगार्ड फॉर द unknown defendant, so it helped to ensure the freedom of speech is not trampled in the fight against online piracy। तो बेसिकली इसके अंदर क्या था कि सिलेक्टिव ब्लॉकिंग कंटेंट, कुछ पर्टिकुलर कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए बोला गया था, ठीक है। जॉन डियो ऑर्डर के अंदर पास किया गया था, और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो थी किसी भी तरीके से ट्रैम्पल्ड नहीं की गई थी। कोई अगर किसी का ओरिजिनल वर्क यूट्यूब पे डाल दे और बोले कि भाई मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मैं तो एक्सप्रेस कर रहा हूँ अपने व्यूज, ऐसा नहीं कर सकते तुम भाई, ठीक है। हमेशा एक बात याद रखो कि तुम्हें अपने राइट्स इस मैनर में इस्तेमाल करने हैं, इस मैनर में यूज करने हैं कि सामने वाली पार्टी जो है उसकी राइट्स इन्फ्रिंज ना होते हों, बस। ठीक है, खत्म करें क्या आज, ये और पढ़ना है? एक, दो, तीन, चार, बस 4 पेज रहते हैं मेरे ख्याल में, 15-20 मिनट का काम बस। 15-20 मिनट में नहीं है तो। अब आती है पेक्यूनियरी रेमेडीज। हमने सिविल बात कर ली, पेक्यूनियरी रेमेडीज की बात कर लेते हैं। सेक्शन 55 से 56, 57, 58 की बात होती है, ठीक है। एन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट ओनर कैन सीक सम ऑफ मनी दैट इज प्रॉफिट मेड थ्रू अनलॉफुल कंडक्ट। अगर मैं ओनर हूं, तुमने इन्फ्रिंजमेंट किया है, तो मेरे पास पेक्यूनियरी रेमेडीज हैं। तुमने जो अनलॉफुल कंडक्ट करके जो पैसे कमाए हैं, जो प्रॉफिट कमाया है, मैं वो ले सकता हूँ, ठीक है। भले ही तुमने कोई पैसा ना कमाया हो, तुमसे कॉम्पनसेशन लेने का तो अधिकार मेरा रहेगा ही रहेगा। कॉम्पनसेटरी डैमेजेस तो मैं ले ही सकता हूँ। इसमें क्या करते हैं, अब अच्छी बात बताओ। अगर मैंने बब्बू मान का गाना यूट्यूब पे डाल दिया, पूरा का पूरा ही डाल दिया मान के चलो, और मेरा चैनल मोनेटाइज था, चलो उसके अंदर मैंने हाफ यूज किया, चलो ऐसे मानते हैं, पूरा होगा तो ब्लॉक हो जाएगा ना। अ, मान के चलो मैंने वीडियो के अंदर आधा यूज कर लिया कहीं पे, मेरी वीडियो वैसे तो मेरा ओरिजिनल वर्क है, जॉन लॉक के अकॉर्डिंग अगर मैं उसके अंदर कुछ डाल देता हूँ तो वो कहीं ना कहीं मेरे बन जाता है सारा, है ना। अब हो क्या रहा है, जैसे ही मैंने बब्बू मान जी का गाना इसके अंदर डाल दिया, तो मेरी वीडियो पे आ गया कॉपीराइट। क्या बब्बू मान उठेगा, कोर्ट में जाएगा, वहां से एक एडवोकेट को हायर करेगा, मेरे पास लीगल नोटिस भेजेगा? ऐसे तो नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, यूट्यूब क्या करते हैं, यूट्यूब के पास एक पॉलिसी है कि भाई देखो, या तो तुम्हारी वीडियो को हम ब्लॉक कर देते हैं कुछ टेरिटरीज में, कर दो। दूसरा वो कहते हैं कि देखो भाई ऐसा करते हैं, 70% जो प्रॉफिट है तुम्हारी वीडियो से, जो पैसे जनरेट होने वाले हैं, वो जाएंगे बब्बू मान को। 30% रखो तुम, क्योंकि तुमने भी कुछ काम किया था। चलो ऐसा कर लो। या फिर ऐसा करते हैं कि भाई सारा का सारा जो मोनेटाइज वेल्थ होगी, जो भी पैसे वो वीडियो कमाएगी, वो सारी बब्बू मान को जाएगी, तुम बैठो आराम से, ठीक है। क्यों यूज किया था, अपना गाना रिकॉर्ड करना था ना, अगर यूज करना था तो बेसिकली ये कंसेप्ट चलता है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें, क्योंकि कॉपीराइट एक ऐसा मैटर है, हर कोई इसमें डील नहीं करता। अगर तुमने कभी यूट्यूब पे वीडियो डाली है, या कभी तुमने सुना है कॉपीराइट का नाम, तो तुम रिलेट कर पाओगे, और रिलेट करोगे तो तुम ज्यादा बेटर समझ पाओगे, ठीक है। सेक्शन नंबर याद रखना, मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। क्रिमिनल रेमेडीज सेक्शन 63 में मिलती है। इम्प्रिजनमेंट ऑन वायलेशन ऑफ कॉपीराइट इस 6 मंथ से लेके 3 इयर्स तक है, और फाइन 50,000 से लेके 2 लाख का है। मतलब 6 महीने की सजा से लेकर 3 साल तक की सजा है, और 50,000 से लेकर 2 लाख तक की जुर्माना है, ठीक है। किसमें, क्रिमिनल रेमेडीज में। सर्च एंड सीजर ऑर्डर फॉर कॉपीराइट गुड्स, अगर आपके पास से मिल गए, तो डिलीवरी ऑफ कॉपीराइट गुड्स टू कॉपीराइट ओनर, वापस दे देंगे हम उसको। अगर कोई रिपीटेड ऑफेंडर है, तो 1 साल से लेकर 3 साल तक की उसको सजा हो सकती है, और 1 लाख से लेकर 2 लाख तक का उसका जुर्माना हो सकता है। 2 गिलास पानी के लिए गया था, पानी भी खत्म हो गया है।
हाँ जी। तो अदर इंपॉर्टेंट सेक्शंस के अंदर आते हैं 65 बी, अनऑथराइज्ड रिमूवल और अल्टरेशन ऑफ राइट मैनिफेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। पनिशमेंट क्या है, 2 साल की है और इम्प्रिजनमेंट और फाइन भी है। सेक्शन 52 में है एक्सेप्शन टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीज, 52 बी में है अकाउंट एंड ऑडिट, 53 में है इंपोर्टेशन ऑफ इन्फ्रिंजमेंट कॉपीज, 22 में है राइट ऑफ ऑथर टू रिलिंक्विश कॉपीराइट। ठीक है। 53 ए में क्या है, सेक्शन 53 ए कहता है रीसेल शेयर राइट इन ओरिजिनल कॉपीज इन केस रीसेल फॉर प्राइस एक्सीडिंग ₹10,000, अगर 10,000 से ज्यादा रीसेल प्राइस एक्सीड करता है, original copies of painting, original copies of sculpture or drawing, of original manuscript of literary or dramatic work, the author of such work, if he was the first owner of the right under section 17 or his legal heirs। बेसिकली क्या कह रहे हैं, सेक्शन 53 ये कह रहा है कि भाई देखो, रीसेल शेयर राइट इन ओरिजिनल कॉपीज, अगर तुम रीसेल कर रहे हो ओरिजिनल कॉपीज का, ठीक है, फिर से कर रहे हो और उसकी प्राइस 10,000 से ज्यादा है, तो वो सारा का सारा जाएगा किसको, कॉपीराइट के ओनर को। डॉक्ट्रिन ऑफ फेयर डीलिंग, अब आता है मजेदार काम जो तुम्हें पूछा जाएगा ऑलमोस्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ फेयर डीलिंग क्या कहती है, फेयर डीलिंग का मतलब है, अब बहुत सारे लोग ना थोड़ा बहुत कंटेंट यूज कर लेते हैं, ठीक है, नीचे लिख देते हैं कि भाई सॉन्ग क्रिएटेड बाय बब्बू मान जी और हमने फेयर यूज में किया है, जस्टिफाइड भी होता है कहीं जगह नहीं मिलती कॉपीराइट स्ट्राइक। सर्टेन एक्ट और वर्क दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, तो कुछ ऐसे जगह है, कुछ ऐसे एक्ट है जहाँ पे हम नहीं मानते कि ये इन्फ्रिंजमेंट है कॉपीराइट का, तो बेसिकली ये एक्सेप्शन है कॉपीराइट वायलेशन की। कौन कौन सी जगह है वो देख लेते हैं। सेक्शन 52 टॉक अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ फेयर डीलिंग, कौन कौन सी है। इट इम्पोजेस सिग्निफिकेंट लिमिटेशन ऑन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ कॉपीराइट ओनर, सारी चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि कॉपीराइट का एक्सक्लूसिव राइट होता है कि वही यूज करेगा, बाकी कोई यूज नहीं करेगा। यहाँ पे आके तुम कह रहे हो कि थोड़ी सी हमने उसको लिमिटेशन दे दी है इस राइट पे और हम फेयर डीलिंग का कंसेप्ट डाल रहे हैं, डाल दो भाई। डॉक्ट्रिन हैज बीन इंटरप्रेटेड बाय जजिंग द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन इट्स राइट, हम ये देखते हैं कि पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए आपके ओरिजिनल वर्क को यूज किया गया है, नेचर क्या है उसका, आपका कितना पोर्शन में काम यूज किया गया है, 100% यूज किया है, 0.02% यूज किया है, कितना किया है, और उसके यूज करने से आपके वर्क पे क्या फर्क पड़ रहा है। अगर राहुल जी ने वीडियो के अंदर आपका गाना डाल दिया थोड़ा सा, 3 एक मिनट 3 एक सेकंड का, 30 एक सेकंड का लगा लो, 30 सेकंड का, और वीडियो पे जा रहे हैं हम, मेरी वाली पे 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज और आपके पे रो पिट के व्यूज आ रहे थे 10-20 हजार पे, लगाने के बाद भी 10,000 व्यूज आ रहे थे, और उसको देखने के बाद आपके व्यूज बढ़ गए और आपका रेवेन्यू जनरेट हो गया, तो क्यों दें हम आपको कॉपीराइट, बताओ। समझे। डॉक्ट्रिन ऑफ फेयर डीलिंग नहीं था भैया, फेयर डीलिंग था। पहले यूके में आई, फिर यूएस में, फिर इंडिया में। इंडिया ने अडॉप्ट किया यूके का कॉपीराइट लॉ, लेकिन यूएसए से ले ली फेयर डीलिंग। कई बार ना मैं थक जाता हूँ ज्यादा टाइप करके, तो मैं वॉइस टाइपिंग करता हूँ, मैं बोलता हूँ, ये लिखता है कंप्यूटर, तो ये फेयर को फेयर लिखता है, मेले वाला फेयर। ठीक है। तो केस है हमारा हबोर्ड वर्सेस वॉस्पर। लॉर्ड डेनिंग कहते हैं कि ये देखो इम्पॉसिबल है कि भाई फेयर डीलिंग क्या है, मैं तो बता ही नहीं सकता, लॉर्ड डेनिंग ने तो हाथ खड़े कर दिए ऐसे। अब गाइलेक्स बोलो, जाइलेक्स बोल लो, जाइलेक्स वर्सेस या गाइलेक्स वर्सेस विलकॉक्स 1740 का केस है। इसके अंदर जज साहब थे लॉर्ड फिलिप्स यॉर्क। इस केस में उन्होंने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ फेयर एब्रिजमेंट एमरिजिनेटेड विच इज ऑल्सो नोन एज फेयर डीलिंग। कुछ नहीं है। फेयर डीलिंग कैन बी यूज्ड ओनली इन लिटरेरी ड्रामेटिक एंड म्यूजिकल एक्सेप्ट कंप्यूटर प्रोग्राम, तो कंप्यूटर प्रोग्राम को छोड़ के लिटरेरी ड्रामेटिकल और म्यूजिकल में तुम इसको यूज कर सकते हो। फिर एक यूएस का केस आता है हमारे पास, फॉल्सन वर्सेस मार्श का केस आता है, जिसको कहते हैं हम कि इस केस में कंसेप्ट ऑफ फेयर डीलिंग एस्टेब्लिश की गई थी। क्या यूज किया गया था, फेयर डीलिंग एस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है। अगर नेबरिंग राइट्स की बात करें, तो नेबरिंग राइट्स आर रिलेटेड टू कॉपीराइट्स। नेबरिंग राइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो देखो मेरे हिसाब से लास्ट कंसेप्ट है ये, है ना। यस। हाँ बस ये लास्ट है हमारा। तो नेबरिंग राइट का कंसेप्ट अच्छे से समझो। नेबरिंग राइट्स आर रिलेटेड टू कॉपीराइट्स, कॉपीराइट से जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं। सो नेबरिंग राइट्स आर लाइक इजमेंट्री राइट्स। इजमेंट्री राइट पता क्या होता है, नहीं पता, पढ़ लेते हैं। So neighboring rights are like easementary rights.
And inventory rights are related to property, or we can say for the more beneficial enjoyment of our property over the property of some other person and also government is called inventory right. आपने कभी देखा है कि मेरा घर यहाँ पे है, यहाँ भी घर है, यहाँ भी घर है, ठीक है, यहाँ एक रास्ता है लेकिन जो यहाँ से क्रॉस होके आगे भी जाता है, ठीक है। अब ये रास्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। ये प्रॉपर्टी तो किसी और की हो गई, किसी और की है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे लगभग 50 साल हो गए, 50 साल से मैं जाए जा रहा हूँ यहाँ से, कभी किसी ने नहीं रोका मुझे। अचानक से इसका ओनर कहता है कि नहीं जा सकते, तो मैं कहता हूँ क्यों नहीं जा सकते, मैं जाऊंगा, तो रोक के दिखा। वो कहता है मैं रोक के दिखाता हूँ, मगर चल कोर्ट में। हम दोनों गए कोर्ट में। मैंने बोला कोर्ट को, जज साहब कि देखो भाई मैं 50 साल से इस रास्ते से जा रहा हूँ, ये मेरा रास्ता आगे भी जाता है, लोग भी जाते हैं, मैं अकेला जाता हूँ, मेरा घर है और कोई रास्ता भी नहीं है, तो मेरा तो ये इजमेंट्री राइट है, मैं तो जाऊंगा यहाँ से। वो कहता है कि प्रॉपर्टी तो मेरी है। कोर्ट कहता है कि देखो भाई भले तेरी प्रॉपर्टी हो लेकिन इसका इजमेंट्री राइट है, इसको तू रोक नहीं सकता, ये तो यहीं से जाएगा, ठीक है। अब मान के चलो कि भाई अ, धूप आ रही है, जब मैंने घर बनाया धूप आ रही थी, 20 साल तक धूप आती रही, ये यहीं रह रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन इसने उठा, एक बड़ा सारा बिल्डिंगा खड़ा कर दिया, बिल्डिंगा बिल्डिंग खड़ी कर दी, धूप आनी बंद हो गई, मेरा इजमेंट्री राइट खत्म हो गया। मैंने बोला कि भाई ये बिल्डिंग तोड़, तोड़ इस बिल्डिंग को, डिमोलिश कर। मैं कहाँ से लाऊंगा धूप, मुझे तो धूप चाहिए। इजमेंट्री राइट। नेबरिंग राइट्स आर लाइक इन्वेंटरी राइट। इन्वेंटरी राइट आर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। और वी कैन से फॉर द मोर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ आवर प्रॉपर्टी, मेरे घर को जाने के लिए, बेनिफिट एंजॉयमेंट करने के लिए ऑफ आवर प्रॉपर्टी ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ सम अदर पर्सन, किसी और की प्रॉपर्टी पे। ये रास्ता किसी और का प्रॉपर्टी है, बिल्कुल गवर्नमेंट की भी हो सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट भी अपनी है। So neighboring rights are also known as related rights because they grew up around copyright work and provide similar right although they are limited for shorter duration. छोटी ड्यूरेशन के लिए, कम ड्यूरेशन के लिए होते हैं, लेकिन कॉपीराइट जैसे ही नेबरिंग राइट्स होते हैं। तीन प्रकार के नेबरिंग राइट्स हैं हमारे पास। परफॉर्मेंस राइट्स है, रिकॉर्डिंग राइट्स है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है। परफॉर्मेंस की बात करें 2Q सेक्शन में डिफाइंड है, परफॉर्मर की बात करें 2QQ में है, और मोरल राइट ऑफ परफॉर्मेंस सेक्शन 38 में है। These are designed to protect the performer's right like actors and musicians in their performance against unauthorized recording or live। ये कब काम आते हैं, ये काम आते हैं तब जैसे मान लो बब्बू मान का अखाड़ा लगा हुआ है, शो लगा हुआ है, उसका जो लाइव है, लाइव करने के लिए मिला हुआ है पर्टिकुलर किसी स्टूडियो को। अब उसके पास ये सारे कॉपीराइट्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट ऑफ बब्बू मान एंड दैट स्टूडियो, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, उस स्टूडियो को, उस स्टूडियो के अंदर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, अनऑथराइज यूज हो रहा है। कोई पर्सन अपना खुद का कैमरा लेके आया हुआ है किसी और चैनल पे, स्पोर्ट्स चैनल पे, ये जो क्रिकेट मैच होते हैं, क्रिकेट मैच पे अनऑथराइज रिकॉर्डिंग होती है, लाइव होते हैं लोग मैच दिखाने के लिए, जिससे रेवेन्यू काफी हद तक डिक्रीज हो जाता है। तो ये चीजें हैं, ट्रांसमिशन होता है जो लाइव परफॉर्मेंस का, वो भी इसी के अंदर कवर हो जाता है। These rights are given to provide guarantee to adequate control over the compensation for exploitation of recording of performance। Recording right, बेसिकली हमने अभी तक क्या पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है ये जो है परफॉर्मेंस राइट, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग राइट की पढ़ते हैं बात। देर आर दीज आर टू प्रोटेक्ट प्रोड्यूसर ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल कैसेट एंड सीडी इन देयर रिकॉर्डिंग्स। तो बेसिकली जो सीडीज आती थी पहले, कैसेट्स आती थी, टैप रिकॉर्डर में डलती थी, चौरस रेक्टेंगल शेप की डिब्बी, ठीक है, ऐसे उंगली डाल डाल के वापस करते थे उसको, उल्टी लगा देते थे फिर, है ना, आगे का गाना पीछे चलता था, फिर वॉकमैन लगा के घूमते थे। तो बेसिकली वो कैसेट्स और वो तवे जैसी सीढ़ियाँ, और आज के दिन पेन ड्राइव में और जो मेमोरी कार्ड में और ब्लूटूथ से और शेयरिट से और व्हाट्सएप पे ऑडियो फाइल्स MP3 जो हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको साउंड रिकॉर्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए रिकॉर्डिंग राइट्स हैं हमारे पास, जो कि नेबरिंग राइट्स हैं। फिर आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। दीज आर प्रोवाइडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन लाइक रेडियो हो गया, टीवी हो गया, उनके जो प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होते हैं एक बारी में, जो लोगों को, हजारों लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को सुन जाते थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं, जो नेबरिंग राइट्स हैं।
तो ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट शैल सब्सिस्ट फॉर पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, दे आर ग्रांटेड अंडर सेक्शन 37 ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957। ठीक है, ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन का जो राइट है 25 साल तक लास्ट करता है और सेक्शन 37 के अंदर इसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, कॉपीराइट होता है यहाँ पे कंप्लीट। कल से स्टार्ट करेंगे पेटेंट लॉ, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।